पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट 2030 तक पूरा होना था, उसको लेकर सरकार इतनी जल्दी में थी कि प्रीपोन करके इसे 2025 में ही E20 पर शिफ्ट कर दिया, डिस्पाइट कि कॉमन मैन इस चीज की इतनी भारी कीमत चुका रहा है। और सरकार तो छोड़िए, अदालतों ने भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने डीजल ब्लेंडिंग को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब बहुत जल्द ही डीजल में भी 10% तक आइसोब्यूटेनॉल की मिलावट करने वाले हैं, ताकि इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट्स को और भी कम कर सके। क्योंकि भारत के टोटल क्रूड ऑयल कंजप्शन में 40% शेयर अकेले डीजल का ही है। 2024-25 में ही हमारा डीजल कंजप्शन 2% तक बढ़ा है, यानी 91.4 मिलियन टन डीजल, और 2025-26 तक डीजल की खपत 3% तक बढ़ने वाली है। अब अगर डीजल में ये आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग नेशन वाइड लागू हो जाती है, तो इससे सिर्फ आपकी डीजल कार ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गडकरी का आइसोब्यूटेनॉल के साथ फोकस ऑफ हाईवे व्हीकल्स पर भी है। इसलिए भी ये बात और कंसर्निंग हो जाती है, क्योंकि डीजल ही ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीन्स को चलाता है, और ये सारी मशीनरी हमारे देश को चलाती हैं। इसलिए हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि ये आइसोब्यूटेनॉल चीज क्या है, इसकी डीजल में ब्लेंडिंग के क्या नुकसान और फायदे होने वाले हैं, हमारे व्हीकल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सरकार E20 पर इतना बैकलैश झेलने के बाद भी क्यों अब डीजल ब्लेंडिंग के लिए तैयार है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बेहद डिटेल में और आसान भाषा में देने वाले हैं। अब आइसोब्यूटेनॉल पर बात शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये पहली दफा नहीं है कि गवर्नमेंट डीजल में ब्लेंडिंग करने का प्लान कर रही है। इससे पहले सरकार ने डीजल में एथेनॉल मिलाने के भी प्रयास किए हैं, लेकिन डीजल में 5% से ज्यादा एथेनॉल की मिलावट फेल हो गई, क्योंकि 5% से ज्यादा ब्लेंडिंग करने पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एथेनॉल का लो फ्लैश पॉइंट होता है, यानी ये इजीली आग पकड़ता है, तो डीजल के साथ मिक्स करने पर फायर रिस्क मैसिवली बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि डीजल के साथ एथेनॉल की कंपैटिबिलिटी भी नहीं बैठ पाती, और 5% से ज्यादा एथेनॉल मिक्स करने पर डीजल में एडिटिव्स यानी कुछ और केमिकल्स डालने पड़ते हैं ताकि ब्लेंड को स्टेबलाइज किया जा सके। और ऐसा करने पर डीजल की कंबस्शन क्वालिटी तो ड्रॉप होती ही है, और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम थे इंजन कंसर्न्स। डीजल में 5% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग से अनस्टेबल इग्निशन और इंजन नॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए सरकार को डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का आइडिया छोड़ना पड़ा और फोकस किया आइसोब्यूटेनॉल पर, जो कि ये भी एक एथेनॉल बेस्ड केमिकल ही है। पर सवाल ये है कि डीजल में ब्लेंडिंग के लिए आइसोब्यूटेनॉल ही क्यों चुना जा रहा है, बायोडीजल क्यों नहीं। अब बायोडीजल और आइसोब्यूटेनॉल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको कोई क्लियरिटी दे देता हूं। शायद आपको ना पता हो तो बता दूं कि इंडिया में डीजल अभी भी प्योर नहीं मिलता, बल्कि इसमें ऑलरेडी बायोडीजल की ब्लेंडिंग होकर आती है, लेकिन 1% से भी कम, टू बी एग्जैक्ट 0.6% तक बायोडीजल की ब्लेंडिंग अभी करंटली गवर्नमेंट कर रही है। जबकि हमारी सरकार का टारगेट है कि इसका रेशियो 2030 तक 5% तक लेके जाना है। बायोडीजल बेसिकली एक फेम बेस्ड लिक्विड है, फेम यानी फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक फैट यानी एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल से बनता है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट और यूज्ड कुकिंग ऑयल। इन चीजों को जब एक ट्रांसएस्टरीफिकेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से एक फेम यानी बायोडीजल भी बनता है। अब क्योंकि ये बायोडीजल ऑयल बेस्ड चीज है, तो डीजल इंजन में इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी इसे ब्लेंड करने के लिए कोई एडिटिव्स नहीं डालने पड़ते, और ब्लेंड भी स्टेबल रहता है। इसे प्योर डीजल में मिलाने पर करंट और पुराने इंजन्स में भी कोई मॉडिफिकेशन या अलग से ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ती। ये एग्जिस्टिंग डीजल व्हीकल के साथ साथ आराम से चलता है, और ऑयल बेस्ड होने के कारण इंजन में ल्यूब्रिसिटी भी अच्छी रखता है और वियर एंड टियर कम से कम करता है। और इस फेम बेस्ड बायोडीजल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसका सीटेन नंबर डीजल से भी हाई होता है। सीटेन नंबर डीजल की इग्निशन क्वालिटी का पैमाना होता है। जैसे पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होता है, वैसे ही डीजल में जितना ज्यादा सीटेन नंबर होगा, इसकी इग्निशन क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। और इसलिए प्योर डीजल में बायोडीजल को मिलाने पर इंजन के अंदर कंबशन और भी कंप्लीट होता है, और इग्निशन डिलेज भी बहुत कम हो जाते हैं। और यही वजह है कि रेगुलर डीजल के मुकाबले बायोडीजल पोल्यूशन भी 60 to 90% तक कम करता है। फेम बेस्ड बायोडीजल के साथ बस यही दिक्कत है कि ये कोल्ड टेम्परेचर्स पर जमने लगता है, और ये इंजन की रबर सील्स और दूसरी चीजों को भी थोड़ा सा खराब करता है, लेकिन ये भी बहुत कम से कम ही होते हैं। और क्योंकि बायोडीजल के कॉन्स ना के बराबर हैं और प्रोज ज्यादा हैं, इसलिए बहुत सारे देशों में डीजल के अंदर बायोडीजल की अच्छी खासी ब्लेंडिंग होती है। यूरोपियन यूनियन, USA, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कनाडा और कोलंबिया जैसे तमाम देश अपने यहाँ बायोडीजल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मगर इंडिया में इसे 0.6% से 2030 तक 5% ले जाना इम्पॉसिबल ही समझिए, क्योंकि बायोडीजल बनता है तिलहन यानी ऑयल सीड से, और इंडिया अपने खाने के लिए ही ऑलमोस्ट 60% एडिबल ऑयल दूसरे देशों से खरीद कर खाता है। तो फिर इससे फेम बेस्ड बायोडीजल बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
और ये उस सवाल का जवाब है कि क्यों इंडिया बायोडीजल की बजाय आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग पर फोकस शिफ्ट कर रहा है। तो अब समझते हैं कि आइसोब्यूटेनॉल क्या चीज है। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये पेंट्स और दूसरी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी वाइडली यूज होता है। ये बेसिकली एक 4 कार्बन वाला एल्कोहल है जो कि एथेनॉल की तरह ही गन्ना, मक्का या दूसरे बायोमास से फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। बस इसकी फर्मेंटेशन के लिए अलग तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स की मदद ली जाती है जो नेचुरल शुगर को आइसोब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो ये आइसोब्यूटेनॉल केमिकली एथेनॉल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एथेनॉल के मुकाबले कम प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ये लेस वाटर लविंग होता है, यानी इंजन के लिए लेस कोरोसिव होता है। एथेनॉल के मुकाबले इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है और अनलाइक एथेनॉल ये डीजल के साथ अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। फ्लैश पॉइंट हाई होने से ये सेफर भी है, यानी आसानी से आग नहीं पकड़ता, फायर रिस्क कम होते हैं। डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने पर पीएम पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन भी कम होता है। इसके अलावा एथेनॉल की तरह आइसोब्यूटेनॉल को भी गन्ना, मक्का और कई तरह के बायोमास से बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार को आइसोब्यूटेनॉल डीजल में मिलाने के लिए एकदम परफेक्ट केमिकल लग रहा है। कुछ सरकारी एजेंसीज, फ्यूल कंपनीज और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल की मिक्सिंग को लेकर टेस्टिंग में लगी हुई हैं। और ये टेस्ट लैब में नहीं बल्कि ऑन रोड भी होने लगे हैं, यानी बहुत जल्दी ये टेस्ट कंक्लूड हो जाएंगे। और जैसे ही ये होगा तो डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार कितनी जल्दी में है ये हमने E20 वाले केस में पहले ही देखा है कि कैसे 2030 का टारगेट 5 साल पहले ही पूरा कर दिया। लेकिन आप सोचेंगे कि जब आइसोब्यूटेनॉल एथेनॉल से बेटर है तो फिर दिक्कत क्या है। दरअसल आइसोब्यूटेनॉल भी एथेनॉल फैमिली का ही केमिकल है, तो जाहिर है इसमें भी प्रॉब्लम्स तो इनहेरिटेड आएंगी ही। अभी जो मैंने आपको आइसोब्यूटेनॉल की क्वालिटीज बताई हैं वो एथेनॉल से कंपेयर करने में तो प्रोस की तरह दिखती हैं, मगर डीजल से कंपेयर करने पर कॉन्स बन जाती हैं। पहला तो ये कि आइसोब्यूटेनॉल का डीजल से सीटेन इंडेक्स काफी कम होता है। जहां डीजल का सीटेन नंबर 45 से 55 के बीच होता है, तो वहीं आइसोब्यूटेनॉल का सीटेन नंबर करीब से 8.5 होता है। साफ है कि दोनों फ्यूल की इग्निशन क्वालिटी में कितना बड़ा फर्क है। दैट मीन्स कि डीजल की तरह ये इग्निशन फ्रेंडली नहीं होता, और इसी वजह से डीजल में इसकी ब्लेंडिंग से इग्निशन स्लो हो सकता है, कंबस्शन टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं या मोर रफ हो सकती हैं। और इससे निपटने के लिए डीजल में अलग से सीटेन इंप्रूवर्स डालने पड़ सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत इंजन कैलिब्रेशंस भी करने पड़ सकते हैं फॉर हायर ब्लेंड। दूसरी दिक्कत यह है कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी 10% तक की ब्लेंडिंग से एवरेज फ्यूल कंजप्शन 10.63% तक बढ़ सकती है, और इंजन का पावर एंड टॉर्क लॉस भी होता है। और हैवी लोड मशीनरी के केस में ये और भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है अगर उन्हें सही से कैलिब्रेट नहीं किया गया तो। तीसरी दिक्कत यह है कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने से पीएम पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का एमिशन तो कम होगा, लेकिन NOx का एमिशन शायद कम ना हो, और उल्टा इंजन के वर्किंग लोड एंड कंबस्शन टेम्परेचर के हिसाब से ये NOx लेवल बढ़ भी सकता है। क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल भी अल्कोहल ग्रुप का केमिकल है, तो ये भी इंजन की ल्यूब्रिसिटी को तो खराब करेगा ही साथ इंजन की रबर सील्स, फ्यूल लाइंस, फ्यूल पंप्स और इंजेक्टर्स को भी लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। फिफ्थ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कॉस्ट एंड फीड स्टॉक स्केलेबिलिटी, क्योंकि इंडिया में 2025-26 तक 94.1 मिलियन टन डीजल यूसेज का एस्टिमेट है। तो इतने सारे डीजल के लिए कितनी बड़ी स्केल पर आइसोब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत भारी मात्रा में फर्मेंटेशन प्लांट्स और बायोमास चाहिए होगा। और अगर इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आइसोब्यूटेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होगी कि डीजल में ब्लेंडिंग इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगी। इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक अभी एक 150,000 लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाली शुगर रिफाइनरी रोजाना 125,000 लीटर्स एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है, और सिर्फ 20,000 लीटर्स आइसोब्यूटेनॉल पर डे प्रोड्यूस कर सकती है विद माइनर मॉडिफिकेशन। साफ है कि हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इतनी बड़ी स्केल में आइसोब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन हो सके, और इसलिए 10% तक आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग फिलहाल प्रैक्टिकल नहीं दिख रही। अब समझिए कि अलग अलग व्हीकल्स पर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग का क्या असर पड़ सकता है। पैसेंजर कार्स की बात करें तो अब मोस्टली सारी ही डीजल गाड़ियां कॉमन रेल इंजेक्शन पर बेस्ड आती हैं, और इसलिए इनमें मान के चलिए कि 10% तक आइसोब्यूटेनॉल से बहुत मिनिमल चेंजेस ही देखने को मिले। हाँ, मगर हल्का सा माइलेज ड्रॉप तो होगा ही। और रही बात NOx एमिशन की, तो वो DPF और SCR से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मैन्युफैक्चरर्स एंड ARAI अभी इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। उनके फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद ही ये पता लगेगा कि कार्स में आइसोब्यूटेनॉल के लिए ECU रीमैपिंग करनी पड़ेगी या फिर सीटेन एडिटिव्स मिलाकर डालने पड़ेंगे। मगर जो ट्रक्स एंड बसेस हैं उनके इंजन्स हाई लोड और लंबे ड्यूरेशन तक ऑपरेट करते हैं, तो इनमें जरूर हल्का टॉर्क में ड्रॉप आ सकता है, और जिसकी वजह से इनका माइलेज काफी गिर सकता है। आइसोब्यूटेनॉल ट्रैक्टर्स के साथ भी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी अधिकतर ट्रैक्टर सिंपल हैं और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है।
गांव में अधिकतर किसान तो 20-30 साल पुराने ट्रैक्टर चला रहे हैं जो कार्बोरेटर वाले हैं, तो ऐसे ट्रैक्टर्स में जरूर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल से दिक्कतें आ सकती हैं। और जो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी है, उनके इंजन दिन रात हाईली स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहते हैं। ऐसे में ब्लेंडेड डीजल से हल्की सी भी पावर एंड एफिशिएंसी लॉस होने पर काफ़ी बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट आ सकता है। यानी 100 बात की एक बात यह है कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग से कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पर असर डाल सकती है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग से तो मोस्टली प्राइवेट व्हीकल्स ही अफेक्ट हुए हैं, लेकिन डीजल ब्लेंडिंग से देश की इकोनॉमी चलाने वाली क्रूशियल मशीन्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। इसलिए वी विश की गवर्नमेंट डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग करने में E20 की तरह जल्दबाजी ना मचाए और मल्टीपल लेवल्स पर फुल प्रूफ टेस्टिंग के बाद ही इसे इंप्लीमेंट करे। बाकी आपके इसको लेकर क्या विचार हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।